सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। जीके सेट नंबर 7 5/12/2017 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 50 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल से कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, सभी को मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, आपके माइंड में सेट करूंगा। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा पूरा टॉपिक ट्रिक से मैं आपको कवर कैसे कराता हूं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है और अपना ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन करना है। इस क्लास से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी होगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी बनने के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वीकृत निधि लाख रुपए में क्या होगी? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 200 लाख रुपए होता है बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। इस क्वेश्चन से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से प्राथमिक क्षेत्रों से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसको मैं पूरा ट्रिक से आपको याद कराता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रों का एक गलत युग्म है? मत्स्य आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ये बिल्कुल ठीक है। परिवहन आपका परिवहन द्वितीय क्षेत्र में आता है, ये आपका गलत है। बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है, ये भी आपका सही है। और सॉफ्टवेयर कंपनी आपकी तृतीय क्षेत्र में आती है, भी आपका सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें। युग्म गलत कौन सा है जी? आपका परिवहन द्वितीय क्षेत्र में आपका आता है। अब मैं आपको कवर कराता हूं इसे कंप्लीट टॉपिक को। आपको पता होना चाहिए जो इकोनॉमिक्स में है ना बच्चों, इकोनॉमिक्स में कितने क्षेत्र हैं आपके? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें क्या क्या आता है आपका? कृषि, उसमें आता है आपका कृषि आता है, वानिकी आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ये कवर करना होगा। वानिकी आता है, पशुपालन आता है और मत्स्य पालन आता है। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ना, उसमें रॉ मटेरियल कह सकते हो आप साधारण भाषा में, जो कच्चा पदार्थ होता है, कच्चा माल होता है, जैसे बनता है, जहां बनता है, वे सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपके रखे गए हैं या इंक्लूड किए गए हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है आपका? विनिर्माण, विनिर्माण, ठीक है जी, विनिर्माण और निर्माण, बिजली, बिजली, खनन, गैस, औद्योगिक उत्पाद, ये आपके आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है आपका? सेवाएं आती है जी, सेवाएं, सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ईटीसी जो आपका आते हैं, ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आपके आते हैं। अब डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भारत की जीडीपी है उसमें किस क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? यदि पूछा जाता है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 14% होता है। यदि पूछा जाता है आपका द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग 26% होता है। तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है, लगभग 60% आपका ये योगदान होता है। अब आपको पता चल चुका है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन 14% क्या होता है योगदान। द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण, बिजली, खनन, गैस, औद्योगिक उत्पादन, आपका ये हो गया आपका 26%। सेवाओं में आपका 60%। जिस स्टूडेंट को ये ट्रिक से याद करना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है। जीके से जिस बच्चे को डर लगता है, जो डिस्क्रिप्शन में आपके शॉर्ट वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के लिंक दिए गए हैं, एक बार जाकर क्लिक करके देखिएगा। कंप्लीट आपके टॉपिक माइंड में सेट होते जाएंगे, जो एग्जाम में आपको देखने को, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जीके का भूत भाग जाएगा, जीके से डर लगना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते? इसका थर्ड का क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी कौन कौन से कितने प्रकार की होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। भारत में ना विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी होती है। इसमें नंबर 1 आती है आपकी औद्योगिक बेरोजगारी। बचत उपकरणों के कारण ना श्रमिकों को बेरोजगार होने के लिए मजबूर किया गया है, इसे क्या कहते हैं? औद्योगिक बेरोजगारी। दूसरे नंबर की होती है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? जब लोग प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के कारण ना बेरोजगार होते हैं। शैक्षिक बेरोजगारी क्या होती है आपकी तीसरे नंबर की? इसका मतलब क्या होता है? जब लोग शिक्षित होते हैं ना, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती ना, तब कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? वो शैक्षिक बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी होती है। इसका मतलब क्या होता है? जब लोग नौकरी प्राप्त करते हैं ना, लेकिन नियमित रूप से नहीं, अर्थात मौसम के आधार पर प्राप्त करते हैं, तब क्या होता है आपका? मौसमी बेरोजगारी। एक बेरोजगारी होती है आपकी प्रछत्र बेरोजगारी। प्रछत्र बेरोजगारी क्या होती है? ये बेरोजगारी है ना बच्चों, इस स्थिति में ना श्रमिक काम तो करता है किंतु अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता, ना उसको हो पाता, और इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? प्रछत्र बेरोजगारी आपकी
कहते हैं। इकोनॉमिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पुट अप के लिए जाने लगे, इकोनॉमिक्स को आप छोड़कर नहीं चल सकते, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और बहुत आसान है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। जैसे ही आरबीआई का नाम आया आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था, इतना आपको पता ही है। रेपो रेट यहाँ पे है ना 3-4 टर्म आती है ये, एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है, एक सीसीआर होता है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह दर होती है ना जिस पर बैंक को ना आरबीआई कर्ज देता है। देखो दोबारा समझो, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा साधारण भाषा में। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। जो हमारे जैसे बैंक है छोटे वाले, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी आपके बैंक है, इनको बैंक क्या करता है? आरबीआई कर्ज देता है। बैंक पर कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने का मतलब क्या है? यदि पूछा जाता है क्वेश्चन में, रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे। जैसे कि हम लोन लेते हैं, वाहनों पर लेते हैं, मकान पर लेते हैं। भारत में रेपो रेट दर को ना निर्धारण आरबीआई करता है। ठीक है जी। वर्तमान में रेपो रेट कितनी है 2022-23 के अंतर्गत? ठीक है, ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में करना जिन स्टूडेंट को पता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासक को चुनने की अनुमति होती है? ठीक है जी, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि देखो जनता, जो भारत का प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, जनता द्वारा चुना जाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में ना लोग अपने मताधिकार के द्वारा ना अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका राजतंत्रीय सरकार में शासन का प्रधान कौन होता है बच्चों? राजा होता है, वह राज्य का सर्वोपरि राज्य होता है। एक तंत्रीय शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित निरंकुश शासक व्यवस्था आपकी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनमें डिटेल भी होगी, क्योंकि इन क्वेश्चनों की, जिस क्वेश्चन की डिटेल इंपोर्टेंट होगी ना, जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको ही मैं पूरा कराऊंगा, अन्यथा डायरेक्ट आंसर टिक करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंसरशिप। किसके द्वारा जी? सेंसरशिप द्वारा। सेंसरशिप के द्वारा ना भाषण, सार्वजनिक संचार पर रोक लगाया जाता है। ऐसा आपत्तिजनक व संवेदनशील अभिव्यक्तियों को ना रोकने के लिए किया जाता है, ताकि देश की एकता, अखंडता बनी रहे, और इसका प्रयोग ना सरकार, निजी संगठनों द्वारा किया जाता है। इतना भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? बेहतरीन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट देखिए कितना बेहतरीन है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन 4 भारत के राष्ट्रपति। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। भाई संसद का हिस्सा तो है, संसद की कितने पार्ट से मिलकर बनी है? 3 ही तो है आपके। नंबर 1 लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। यदि कंप्लीट देखा जा, ना तो ये आपका दोनों सदनों राज्यसभा का सदस्य है राष्ट्रपति, ना आपका लोकसभा का सदस्य है, अलग से ही है आपका ये। चलो देखते हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करते हैं। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है, अर्थात तीनों सदन के अंग है। भारत के जो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, यह संसद का अंग होते हुए भी संसद का सदस्य नहीं होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। एक क्वेश्चन बनता है आपका उपराष्ट्रपति जी से। उपराष्ट्रपति जी का क्या बनता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य न होते हुए भी उसकी अध्यक्षता करता है? इसका मतलब क्या हुआ? जो भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं वो किसके अध्यक्ष होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं या राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है जी, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 368। मैं आपको संविधान की जो शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास है वो मैं आपकी करा चुका हूं। संविधान की जो मीडियम लेवल की क्लास है, मीडियम लेवल मतलब ना लॉन्ग है ज्यादा ना शॉर्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके 5-6 क्लास है, एक बार देख लीजिएगा। 42 मिनट की क्लास है संविधान की। यदि आपने वो कंप्लीट देख ली ना, सच बताऊं मैं आपको 80% क्वेश्चन तो वहीं से कवर हो जाएंगे आपके, यदि आपने अच्छे से समझ ली और सारे क्वेश्चन उसके कवर कर लिए। लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए
और संविधान की क्लास देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत है ना संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। 1951 से लेकर, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका बच्चों, भी मेरा राइट हैंड कंप्लीट ठीक नहीं हुआ लेकिन कुछ हद तक ठीक हो चुका है, राइट हैंड से लिख रहा हूं। 1951 से लेकर 2019 तक संसद के कितने 2019 तक की बात है, क्योंकि 19 में आपका एक क्वेश्चन था, 103 हो चुके थे। वर्तमान में संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। संविधान संशोधन जो आपके हैं, संविधान संशोधन कौन से भाग में वर्णित है आपका, आर्टिकल तो आपको पता चला अनुच्छेद 368। भाग नंबर कौन सा है, भाग नंबर आपका ये 20 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। संविधान में कितने प्रकार के आपके संशोधन का प्रावधान है, 3। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है आपका साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से। नंबर 2 आपका संविधान विशेष बहुमत से। तृतीय होता है आपका विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन से संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है। अब जब संविधान संशोधन आया कि देश के संविधान से लिया गया अफ्रीका, यहां से आपके 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, ये ऐसे ही कवर करने हैं। यदि पूछा जाए संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद नंबर 368। किस भाग में है, भाग नंबर 20। कि देश के संविधान से लिए गए अफ्रीका। कितने प्रकार के संशोधन किया जा सकता है, कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, 3। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था, यह आपका क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। अब बात की है चंद्रगुप्त मौर्य की, किस वंश से संबंधित थे, ये आपके मौर्य वंश से थे। इनके गुरुजी का नाम पता होना चाहिए आपको, गुरुजी का नाम था चाणक्य। चाणक्य को 3 नाम थे चाणक्य के, एक तो चाणक्य हुआ आपका, एक आपका कौटिल्य हुआ, एक आपका विष्णुगुप्त हुआ। कुछ भी नाम आए आपके सामने डायरेक्ट आंसर लगा देना, ठीक है जी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनान के जो शासक थे सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर ने जो यूनान विद्वान थे ना मेगास्थनीज को उनके दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। मेगास्थनीज ने अपने भारत प्रवास के दौरान ना इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। जो इंडिका है, ये पूछा जाता है इंडिका के लेखक कौन है, या मेगास्थनीज द्वारा रचित आपका जो था एक वो था आपकी पुस्तक, उसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज की इंडिका, या इंडिका लिखी थी किसने, मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो भी आपको पता होना चाहिए 298 ईसा पूर्व में हुई थी आपकी। हेन त्सुआंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था तथा हर्षवर्धन के शासक काल में भारत आया था। जो हेन त्सुआंग है, ये हेन त्सुआंग जो पहला ऑप्शन है आपका। अब बात हमें ये तो पता चल चुका मेगास्थनीज। अब बात करते हैं हेन त्सुआंग, है तो हेन और है से हर्षवर्धन। यदि ये पूछा जाता है किसके दरबार में आया था, हेन त्सुआंग आया था आपके हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अब बात करते हैं फाइयान जो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और आपका जो अलब्रूनी था ना, अलब्रूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इन चारों क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए.ओ. ह्यूम ने निभाई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने निभाई थी, ए.ओ. ह्यूम ने निभाई थी। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको कवर कराता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसमें हुई थी जी, 1885 में। उस टाइम जो आपके कहां पर हुई थी, ये हुई थी आपकी बॉम्बे में। कहां थी, बॉम्बे में। गवर्नर जनरल कौन थे, डफरिन। गवर्नर जनरल कौन थे आपके, डफरिन था, क्योंकि 1884 में डफरिन आ चुका था, 85 की बात हो रही है ये। अब आपको ये भी पता होना चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 8 से 10, जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी मैं कवर कराऊंगा इस क्वेश्चन के साथ। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करना जरूरी है। अब मैं आपको बता देता हूं, जो स्टार्टिंग के 4 अधिवेशन हुए थे, स्थान पूछे जाते हैं, अध्यक्ष पूछे जाते हैं। स्थान का मतलब कौन कहां से हुए थे आपके, और देखो 1885 ऐसे याद करने हैं, 1885, 1886, 1887, 1888। याद करने का तरीका आपका स्थान को किस लाइन से याद करोगे, एक लाइन याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको, बंटू, क्या लिखना जी, बंटू और बकमा, 2 वर्ड याद रखने हैं। स्थान भी याद हो जाएंगे, आपके अध्यक्ष भी याद हो जाएंगे, बंटू और आपका बकमा। देखो मैं लिख के दिखा देता हूं, बकमा, बे
के बकमा, देखो इंग्लिश में लिखता हूँ, बी के एम ई। बी से होता है आपका बंबई, 1885 के जो अध्यक्ष स्थान था बंबई था। के तो होता है आपका कलकत्ता, ठीक है जी, जो कि कलकत्ता है। दूसरा कहाँ था आपका, कलकत्ता में था। तीसरा था मैं से मद्रास, और भाई ए था आपका इलाहाबाद। पहला जो आपका कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था किस स्थान पर था, 85 में आपका था बंबई में, बंबई हुआ। के था वो आपका दूसरे नंबर का कलकत्ता में। तीसरा हुआ एम से आपका मद्रास में। चौथा हुआ आपका ए थे इलाहाबाद में। अब इनके अध्यक्ष भी तो याद करने जरूरी है। अध्यक्ष को याद रखना किससे, बंटू से, बी बी एन टी यू। देखो जो 1885 में मुंबई में होता अध्यक्ष कौन थे, बी थे वो आपका बनर्जी, बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा जो 1886 में हुआ था कलकत्ता में, एन ते बनता है नरोजी, अध्यक्ष कौन थे, नरोजी थे। तीसरा 1887 में आपका हुआ था मद्रास में, इसके थे टी से बनता है आपका तैयब जी। और 1888 का हुआ था इलाहाबाद में, तो इसके थे बच्चों आपके बी एन टी यू। यू तो बनता है आपका जॉर्ज यूले आपके थे। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किस अधिवेशन में किया गया था, कांग्रेस की किस कौन सा अधिवेशन था, पहली बार का था ये 1906 का। कौन सा था जी, 1906 का था। कहां आपका, कलकत्ता में। और अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। एक क्वेश्चन बनता है, पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। कब गाया था, 1896 में। कहां हुआ था, ये भी आपका कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्ला सियानी, रहमतुल्ला सियानी जी थे। ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, 1896 में। कहां पर हुआ था, कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे, आपके रहमतुल्ला सियानी। एक क्वेश्चन बनता है कि पहली बार कांग्रेस का विभाजन जब हुआ, कहां पर अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी, कब हुआ था। विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत में हुआ था। राम बिहारी बोस इसके क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। पहली बार राष्ट्रीय गान का क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होता है। पहली बार राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में गाया गया था, 1911 का आपका अधिवेशन था। राष्ट्रीय गान जब गाया गया था कलकत्ता में ये हुआ था। यहां तक तो सभी को पता है, लेकिन अध्यक्ष मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होगा। अध्यक्षता की थी विशन नारायण ने। किसने की थी, आपकी विशन नारायण ने। पहली महिला अध्यक्ष यदि पूछी जाए आपसे तो आपको आंसर लगाना है एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कब, 1917 में। कहां, कलकत्ता में। पहली महिला एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था आपका। एनी बेसेंट थी पहली महिला। यदि प्रथम मुस्लिम पूछे जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज पूछे जाते हैं जॉर्ज यूले। सर्वाधिक उम्र वाले पूछे जाते हैं दादा भाई नौरोजी। आपको आंसर लगाने हैं, ठीक है जी। गांधी जी का पूछा जाता है एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की, कहां हुआ था आपका, 1924 में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन था आपका। महात्मा गांधी जी ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। पहली बार गांव किसी गांव में अधिवेशन हुआ था, वो कहां हुआ था, गांव आपका वो नहीं था, कौन सा, बेलगांव। गांव वाला जो अधिवेशन था आपका 1937 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% स्टूडेंट को उसका आंसर नहीं पता होगा। पहली बार गांव में अधिवेशन होता 1937 में। नाम क्या था, फैजपुर। अध्यक्षता किसने की थी, JLN जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, झंडा गीत पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, यह आपका 1938 में हुआ था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन था आपका। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। महात्मा गांधी के जितने आपके डेट वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन में हम सभी साथ के साथ कवर करेंगे। इसका आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1915। 1915। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था आपका, डेट याद रखनी है आपको, सभी को पता होगा ये तो, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था बच्चों, जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी महात्मा गांधी जी की, 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुई है। अब अफ्रीका से आने की बात करते हैं, लेकिन मैं इससे भी पहले जो डेट इंपोर्टेंट बनती है वहां पर लेकर चलता हूं आपको। महात्मा गांधी जी अफ्रीका तो आए थे 1915 में, लेकिन गए कब थे, 1893 में गए थे। 1893 में अफ्रीका गए थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था, 1906 में हुआ था पहला सत्याग्रह, ठीक है जी।
1915 में भारत वापसी लौटे थे। 1915 में ही आपको इन्हें क्या दी गई थी, महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। एक क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, इंपोर्टेंट है महात्मा गांधी जी का, कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। साबरमती साबरमती की स्थापना कब की थी, 1916 में। कब की थी, 1916 में की थी। 1916 के बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में, कब हुआ था, 1917। 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में। एक क्वेश्चन बनता है, अहमदाबाद में जो मील मजदूर आंदोलन था गांधी जी का, कब प्रारंभ हुआ था, 1918 में। मील, बच्चों मेरा राइट हैंड अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, काफी ऊपर से पेन पकड़ा हुआ है, इसलिए अच्छी राइटिंग नहीं आने की, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में। एक क्वेश्चन बनता है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कब किया, 1919 में। 19 साल का बच्चा ही खिलाफ जाता है घर वालों के, क्योंकि वो क्या हो जाता है, बालिग हो जाता है, ऐसे याद करना है आपको ये। ठीक है, असहयोग आंदोलन गांधी जी का कब हुआ था, 1920 में। सहयोग कब, क्या रुपए का दिया था, 20 रुपए का सहयोग दिया था। असहयोग आंदोलन वापसी लिया था कब, 11/2/1922 को लिया था ये। कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी महात्मा गांधी जी ने, अधिवेशन की 1924 में की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिवेशन कौन सा था आपका, बेलगांव का। कौन सा आपका, बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी, 1930 में की थी। कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायी के साथ। एक क्वेश्चन बनता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। विनय की उम्र कितनी थी आपकी, 30 साल थी। गांधी अरविंद समझौता 1931। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए सभी कवर करा दूंगा मैं आपको। द्वितीय गोल मेल सम्मेलन, ये भी आपका 1931 में ही आपका हुआ था। पूना समझौता का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूना समझौता कब हुआ था आपका, 1932 में हुआ था। गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये डेट आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी 1932 में आपकी की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इतना आपको गांधी जी से पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाएगा अलग अलग। अब ये समय बताएगा किसके सामने कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किस पदाधिकारियों को की नियुक्ति की थी। धम्म की शिक्षा देने के लिए इसने किसने, अशोक ने। ऑप्शन नंबर आएगा आपका 4, राइट आंसर धम्म महामात्र है जी बच्चों, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। महामात्र की स्थापना की थी। मौर्य वंशीय शासक अशोक ने ना 13वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक पदाधिकारियों की क्या की थी, नियुक्ति की थी। इनका कार्य क्या था, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच भेदभाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना था। अशोक किसका बेटा था बच्चों, बिंदुसार का। अशोक किसका बेटा था, बिंदुसार का था। बिंदुसार, ना कि बिंबिसार। बिंबिसार यदि होता तो कौन से वंश की बात हो रही है, बिंबिसार। बिंबिसार होगा आपका हर्यक वंश का, जबकि ये बिंदुसार है ना बच्चों, ये आपका हो जाएगा मौर्य वंश का। इतना आपको पता होना जरूरी है। अशोक सम्राट जो थे 269 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे थे। पूछा जाता है कब बैठे थे, 269 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठे थे। 40 साल इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। और 223 ईसा पूर्व में अशोक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों की मान्यता प्राप्त हुई थी। आश्रम की डिजिट भी पता होनी चाहिए, नाम भी पता होना चाहिए, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक उनमें आदमी का मतलब व्यक्ति वाली बात होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 4 आश्रम है जी। 4 आश्रम में सबसे पहला है ब्रह्मचार्य। कौन सा है जी पहला आश्रम, ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य पहले वाला है। दूसरा आपका गृहस्थ, तीसरे नंबर का है आपका वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। चौथा है आपका सन्यास। अब इनमें आयु के हिसाब से भी देखते हैं, क्वेश्चन आयु के हिसाब से पूछा जाएगा। ब्रह्मचार्य जो आश्रम है, पहला चरण होता है 25 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष तक, 25 वर्ष तक। इसके बाद आप इस अवस्था में ना व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन करता है। इसके बाद बात आती है नंबर 2 आश्रम की, गृहस्थ आश्रम। इस वाले में उम्र कितनी होती है बच्चों, 25 से 50, 25 से 50 साल तक की इसमें उम्र होती है। वानप्रस्थ वाले में यह आंशिक त्याग का कदम होता है बच्चों, इसमें 50 से 75 तक की आयु होती है। और आपका संन्यास 75 से 100। अब तो 75 तक तो समय ऐसा चल रहा, 75 तक तो आदमी पहुंचता भी नहीं, ये पहले की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट तथा अक्षांश के बीच फैली हुई है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट। हाथ में दर्द हो रहा है,
ये आपका मान लीजिए भारत का नक्शा है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर है आपका, 8 डिग्री 4 मिनट। देखो उत्तर की साइड चल रहे हैं, क्या बोला जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इधरली साइड क्या होता है फिर आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये आपका कितना होता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यदि भारत की हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है भारत की, ये आपकी 2933 2933 किलोमीटर। अब बात करते हैं उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है बच्चों, ये है 1 2 3 4 3214 आपकी है उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है भारत की 2933 किलोमीटर है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, कुल कुल है जी आपकी 15,200 किलोमीटर। समुद्री तट की लंबाई कितनी है, ये तो कुल होगी आपकी। भारत की समुद्री तट की लंबाई कितनी है आपकी, ये आपकी 7516 पॉइंट कुछ है, 7516 याद रखने, इतनी लंबाई है समुद्री तट की। और कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का 3287 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है आपका कुल क्षेत्रफल है। भारत क्षेत्रफल के अनुसार 7वें नंबर पर आते हैं, भारत जनसंख्या के अनुसार दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, यदि इस बार जनगणना आपकी जनगणना हो जाती 2021-22 में, तो भारत जनगणना में भी जनसंख्या में भी चीन को पछाड़कर पहले नंबर पर आ जाता। अब बात करते हैं भारत 7वें नंबर पर क्षेत्रफल के अनुसार है। 7 तक आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री आती है। देखते हैं, एक ट्रिक याद रखनी है आपको। ट्रिक क्या है, रुख, चीन, अब, आ, भारत। रूस से बनता है आपका रूस। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, पहले नंबर पर रूस आता है। कैसे दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर चीन आता है, चौथे नंबर पर आपका अमेरिका आता है, 5वें नंबर पर आपका ब्राजील आता है, 6ठे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, 7वें नंबर पर अपना प्यारा देश भारत आता है क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, उत्तर पश्चिम में भारत के किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से आपके राज्य है। पैसे बनता है आपका पंजाब, पाकिस्तान में ही है जी, देखो सारे नाम। कैसे बनता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। आधे से बनता है आपका राजस्थान, तय से बनता है आपका गुजरात, और एक आपका के अफजल लद्दाख भी आपका सीमा साझा करता है, इतना आपको पता होना चाहिए। म्यांमार से कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, म्यांमार मार किसे रहा था, अरुण नाम का लड़का, अरुण नाम का लड़का अरुणाचल प्रदेश नंबर 1। किसे मार रहा था, नाग को, नाग से बनता आपका नागालैंड, ठीक है। क्यों मार रहा था, मणि के लिए। तीसरा आपका मणिपुर होता है। चौथा जो कैसे मारा, जोर से, जोर से आपका मिजोरम। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले भारत के 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17, थाल भोर तथा पाल घाटियां खालिस्तान में दर्रे हैं, मतलब कहाँ है जी ये दर्रे, कौन सी उसमें है, कहाँ है, कौन सी घाटी में है। चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका पश्चिमी घाटियां। कौन सी घाटियां में जी, पश्चिम घाटी में। थाल भोर और पाल घाट भारत के प्रमुख दर्रे हैं जो कि पश्चिम घाट पर स्थित है। पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन ये बनता है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको नाम याद रखना है, सह्याद्री पर्वत। क्या है जी आपका, सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। थाल घाट से होकर मुंबई आगरा मार्ग जाता है, भोर घाट से मुंबई पूना मार्ग गुजरता है, और पाल घाट से आपका कोचीन चेन्नई मार्ग गुजरता है। थाल घाट भोर घाट महाराष्ट्र तथा पाल घाट केरल में स्थित है, इतना भी आपको पता होना जरूरी है। देखो कितने क्वेश्चन कवर करा दिए मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है। इनमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है, सत्य नहीं है बताना है। बिल्कुल सही बात है, हिमालय वाली में तो भरा ही रहेगा। दूसरा, में केवल वर्षा में पानी प्राप्त करती है, ये आपका गलत है, ऐसा गलत है। तीसरा, वे वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करती है, बिल्कुल सही है। उसमें ज्यादातर 12 मासी होती है, बिल्कुल सही है। आपका गलत कौन सा हो जाएगा, बरसात का पानी प्राप्त करती है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 नहीं 19, तमिलनाडु के तट खालिस्तान अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर तक। कब से कब तक जी, अक्टूबर से नवंबर तक। तमिलनाडु, बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी की। मैं आपकी सीरीज क्वेश्चन की एक लेकर आने वाला हूं जिसमें सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की आपकी राजधानी होगी, एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। एग्जाम में लगभग उस सीरीज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन में कवर कराऊंगा।
जिससे कि एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपका राजधानी हुआ, राजधानी स्टेट की राजधानी होगी, उसमें टॉपिक के अंतर्गत आपकी राजधानी के साथ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रमुख जो आपके उसमें टॉपिक बनते हैं। जैसे कि आपका दर्रा हुआ, जिसको स्टेट में होगा, आपका झील हुआ, आपका वो टॉपिक बहुत बेहतरीन कराऊंगा मैं, जल्द क्लास लेकर आने वाला हूँ उसकी। बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? आपकी चेन्नई है। 2011 की जनगणना के अनुसार चौथे सबसे घनी आबादी वाला शहर है आपका ये। तमिलनाडु के तट पर ना अक्टूबर से नवंबर माह तक क्या होती है बच्चों? वर्षा होती है। ध्यान रखना आपको। एक क्वेश्चन आता है कि एक आता है पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्वी मानसून से किस राज्य में वर्षा होती है? लौटते हुए मानसून से किस राज्य में वर्षा होती है? राइट आंसर होता है उस क्वेश्चन का आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पैगमाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर नहीं है आपका। जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। जम्मू तथा कश्मीर में भारत में अभ्रक युक्त पैगमाइट संपन्न राज्यों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे खाली स्थान कहते हैं। 21 का आपका राइट आंसर है यूनिट बोला जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपको? सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशमय वस्तुएं। क्या कहलाती है जी? प्रकाशमय वस्तुएं कहलाती है। और सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है बच्चों? विटामिन डी का स्रोत है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का कौन सा टर्मिनल होती है? अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए सेल है आपका, ठीक है जी, ये आपका सेल है, ठीक है जी। एक इसमें इस साइड क्या होता है? नोक सी बनी होती है, एक साइड ये होता है आपका प्लेन। विद्युत सेल की धातु की टोपी, ये टोपी सी वाली पूछ रहे हैं, आमतौर पर विद्युत सेल का कौन सा पॉइंट होती है, कौन सा टर्मिनल होती है? किसी भी विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये आपका ना विद्युत टोपी पॉजिटिव वाला होता है, एक साइड होता है आपका नेगेटिव। जो क्वेश्चन इससे बनते हैं मैं साथ के साथ कवर कराता हूँ आपको। क्षारक जो आपके जो ये क्वेश्चन बनता है ना, इसमें क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे? विद्युत सेल की जो धातु की टोपी होती है ना बच्चों, को कौन सी टर्मिनल होता है आपका? पॉजिटिव टर्मिनल आपका होता है। धातु डिस्क जो होती है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। सभी विद्युत सेल दो टर्मिनल से मिलकर बने होते हैं, पॉजिटिव व नेगेटिव। सेल के प्रकार पता होने चाहिए आपको। सेल के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सेल होता है, एक आपका सेकेंडरी सेल होता है। ये डीसी स्रोत में एनर्जी हमें प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं या वायरस के कारण नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको सभी रोग कवर कराऊंगा इसी टॉपिक से। वायरस से कैसे याद करोगे, प्रोटोजोआ के कैसे याद करोगे, और आपका बैक्टीरिया से कैसे याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आंत जवर या टाइफाइड। टाइफाइड आपका कैसे विषाणुओं से जनित रोग नहीं है। अब मैं बात करता हूँ वायरस। वायरस वाले रोग को याद कैसे करोगे? वायरस को याद करना है आपको वायरस से। कैसे याद करोगे? वायरस। ये ट्रिक है बच्चों, वायरस को कैसे याद करना? वायरस से। अब देखो कैसे याद करोगे। सबसे पहले चेचक, चेचक को याद करना है चाचा का भाई, जुखाम काम का भाई, इन्फ्लुएंजा भांजा है भाई, बात एक ही होती है, खसरा खास भाई, मस्तिष्क ज्वर मेरे भाई में मस्तिष्क बहुत ज्यादा है, पोलियो लियो भाई, एड्स रेबीज। वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी आपकी? चेचक, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स रेबीज और कंजक्टिवाइटिस, ये आपकी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन कौन सी होती है आपकी? टेटेनस याद करोगे, बैक्टीरिया को याद करना है बैटरी से। ये बैटरी है, बैटरी। बैक्टीरिया को याद कैसे करना? जैसे वायरस को वायरस से याद कराया, बैक्टीरिया को बैटरी से याद करना है आपको। हैजा, हैजा कैसे होता है आपका? बैक्टीरिया से। हैजा कहते नहीं गई है तो बैटरी। टेटेनस टाई बोलगी किसकी? बैटरी की। टेटेनस बैक्टीरिया से। टाइफाइड टाई बोलगी किसकी? बैटरी की, मतलब बैक्टीरिया। टाइफाइड भी आपका बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक, तपेदिक तपती है, तपती क्या है? बैटरी। तपेदिक आपका कैसे होता है? आपका बैक्टीरिया से ही होता है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया मतलब बैटरी में गहराई में पानी नहीं चेक करते क्या कि पानी कितना कम है? डिप्थीरिया किस चीज से होता है? आपका बैक्टीरिया से ही आपका होने वाली बीमारी है। प्लेग, टीबी प्ले करते हैं कहीं से? बैटरी से। प्लेग आपका किस चीज से आपकी बीमारी होती है? ये भी बैक्टीरिया से होती है। काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, क्योंकि बीमारी से क्वेश्चन पक्का है, एग्जाम में पूछा जाता है। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, डायरिया, फायरिया, ये आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। अब बात करते हैं फफूंदी।
फफूंदी से होने वाली कोई फफूंदी जो होती है किससे होती है? फफूंदी, दमा, खाज और दाद, खुजली, ये आपकी कैसे होती है? ये आपकी फंगस वाली बीमारियां होती है जो शरीर के ऊपरी 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 वाली लेयर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। एक इमारत में ईंटें जीवों में खालिस्तान के समान होती है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा किसके अनुसार होती है बच्चों? कोशिकाओं के अनुसार होती है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई या यूनिट क्या होती है? राइट आंसर होता है आपका कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? ये आपकी की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। एक ही कोशिका वाले जीवों में जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, यीस्ट आदि को एक कोशिकीय प्राणी और एक से अधिक कोशिका वाले जटिल जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कितने प्रकार के होते हैं? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26। पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन में से प्रतीक होते हैं क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारक। क्या होते हैं क्षारक? क्षारक कौन से पदार्थ होते हैं? क्षारक में पदार्थ होते हैं जो आमतौर पर स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों? कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन के जैसे प्रतीक होते हैं। इसमें इसमें कौन कौन से होते हैं आपके? हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। बस पीएच मान कितना होता है इनका? 7 से अधिक होता है। 7 पर आपका क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से कम क्या होता है? आपका अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27। कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में जटिल पदार्थ बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर होता है, ये सभी को पता होगा, जंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सेल्यूलोज खालिस्तान का एक बहुलक है। किसका बहुलक है? ये आपका ग्लूकोज का बहुलक है। ग्लूकोज सेल्यूलोज का जो आपका फॉर्मूला होता है, यदि एग्जाम में पूछा जाए आपसे तो आपको याद रखना है C6H10O5 सेलुलोज का होता है आपका। ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का होता है। सेलुलोज जो होता है आपका एक जटिल कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड होता है जिसमें 3000 या उससे अधिक ग्लूकोज इकाइयां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29। धुएं तथा कोहरे से बनी एक वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या कहलाती है बच्चों? वो आपका धुंध कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30। एक जटिल परिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड खालिस्तान होता है, हमेशा सदैव सीधा होगा। जटिल परिस्थितिकी में आपका एक एक जलीय परिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? सदैव सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31। जुलाई 2017 में लोकार्पित प्रधानमंत्री वादा वंदना योजना एक निवृत्ति योजना है जो विशेष खालिस्तान वर्ष तक की आयु वाले नागरिकों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 वर्षों तक के लिए है। इसमें क्या प्रावधान है बच्चों? 15 लाख रुपए निवेश किए जा सकते हैं इस योजना में। लगभग योजना में निवेश न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चों? 60 साल होनी चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32। स्वयं सहायता समूह जुलाई 2017 में लोकार्पित आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना नामक उप योजना के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों में खालिस्तान सेवा का संचालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन मंत्री वर्तमान में कौन है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। किस देश ने 5 नवंबर 2017 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक 3 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34। चीन ने 27 अक्टूबर 2017 को हाइड्रोजन ईंधन सेलों द्वारा संचालित दुनिया का पहला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक खालिस्तान का लोकार्पण किया है, क्या बनाया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राम। क्या बनाया है? ट्राम। 66 सीटें है जी इसमें। चीन ने 27 अक्टूबर 2017 को हाइड्रोजन ईंधन सेलों द्वारा संचालित दुनिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्राम का लोकार्पण किया। इसमें 3 डब्बे हैं और सीटें कितनी है इसमें? 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35। किदाम्बी श्रीकांत ने किसे हराकर पुरुष एकल वर्ग में 2017 का फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन का टूर्नामेंट खिताब जीता है? वो 2017 का क्वेश्चन है, आंसर बताना जरूरी है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान के केंता निशिमोटो को। वर्तमान में आपको 22-23 का पता होना चाहिए, यही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। आपकी एक सीरीज स्टार्ट होने जा रही है करंट अफेयर की, जिसमें आपका मंथली में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जनवरी से स्टार्ट होगा, पेपर तक मैं आपको लगातार वो क्लास देने की कोशिश करूंगा।
आपको वो कंप्लीट देखनी है, जिससे आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम में सभी कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बीसीसीआई ने वर्ष 2017 में किस खिलाड़ी को खेल में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से मनोनीत किया? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MS धोनी। MS धोनी को किया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को दिए गए हैं आपके? ये 5 खिलाड़ी के नाम याद रखने हैं आपको। नंबर 1 आपका रोहित शर्मा क्रिकेटर है। नंबर 2 आपका विनेश फोगाट आपका महिला रेसलर है। नंबर 3 आपका मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी है। नंबर 4 आपका रानी रामपाल एक हॉकी खिलाड़ी है। नंबर 5 आपका मरियप्पन थंगावेलू जो आपका पैरा एथलीट है। डायरेक्ट पूछा जाएगा इनमें से किसे 2020 में पुरस्कार नहीं दिया गया है। जैसा कि आपको सभी परिचित है, कल आपका पैट का एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, उसमें 2016-17 तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। अर्जुन पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया है, इसलिए बैकअप वाले क्वेश्चन भी कवर करना थोड़ा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अगस्त 2017 में विश्व बैंक ने भारत का किशन गंगा तथा रेटर जल विद्युत परियोजना को बनाने की स्वीकृति दी, जिसका विरोध खालिस्तान द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ये तो गड़बड़ करेगा ही करेगा हमारे साथ पाकिस्तान। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38, बिमस्टेक की 15वीं मंत्रिय स्तरीय बैठक 10 से 11 अगस्त 2017 को भारत के किस पड़ोसी देश में हुई थी? क्योंकि हम 2017 की क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, इसमें करंट अफेयर तो आपके 6 साल 5 साल पहले ही आएगी ना बच्चों। आपको बस डायरेक्ट पता होना चाहिए आंसर, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको 2022 और 23 की करंट अफेयर कवर करनी बहुत जरूरी है। 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में उस टाइम ये आपकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का बिमस्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था बच्चों? आपका कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, यूनेस्को की एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2017 का पुरस्कार किस मंदिर ने जीता था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी ये आपका। क्वेश्चन नंबर बी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर ने ये आपका जीता था। यूनेस्को की एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट में 3 नवंबर 2017 को मिला था। यह मंदिर किससे संबंधित है? विष्णु भगवान जी से संबंधित है मंदिर। पूछा जा सकता है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जिसको यूनेस्को द्वारा 2017 में पुरस्कार दिया गया था, वो किस भगवान से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, याद रखना है भगवान विष्णु से। क्वेश्चन नंबर 40, कृष्णा सोबती को 2017 के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से चुना गया था? 2017 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आपको पता होना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में। कब हुई थी बच्चों? 1965 में आपकी हुई थी। इसमें दिया क्या किया जाता है? 11 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और एक वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। जो आपके पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसे दिया गया था? ये आपके थे मलयालम लेखक थे जी शंकर कुरुप। किसे दिया गया था? जी शंकर कुरुप। अब आपको यदि आप 2 नंबर अपने पक्का करना चाहते हो आगामी एग्जाम के लिए, तो आपको सभी पुरस्कार कब से प्रारंभ हुई, प्रथम किसे दिया गया और अंतिम किसे दिया गया, अंतिम बोले तो वर्तमान में किसे दिया गया, ये 3-4 क्वेश्चन प्रत्येक आपके पुरस्कार की कवर करने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41, 25 दिसंबर 2017 को गठित भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सदस्य है जी। कितने सदस्य हैं? 5। सलाहकार समिति में कितने सदस्य हैं? इनके 5 सदस्य। नीति आयोग के सदस्य विवेक देवराय को आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। यह भारत के प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में सलाह देने वाली समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 8 अगस्त 2017 को भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने गेहूं पर आयात शुल्क को दुगना कर दिया है। कितना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43, 1 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खालिस्तान में सहकारिता तथा आपसी सहयोग पर भारत और आर्मेनिया के बीच एक समझौते को मंजूरी दे दी है। कौन सा आपका वो समझौता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क कस्टम मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजराइल ने अक्टूबर 2017 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में उसे इजराइल विरोधी ठहराते हुए सहभागिता वापस ले ली है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है जी आपका? यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर आपका 45। एक अध्ययन के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए नवंबर 2017 में दुनिया का शीर्ष खाली स्थान उत्सर्जन बन गया है, किस चीज का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। पश्चिमी अटलांटिका के नीचे उस गहरे स्रोत का नाम क्या है जो नासा के अनुसार बर्फ से पिघलने के कारण बर्फ की चादर के नीचे झीलों तथा नदियों के निर्माण को समझाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा मेटल प्लूम। मेटल प्लूम पश्चिमी अटलांटिका के नीचे गहरे स्रोत का नाम क्या है बच्चों? मेटल प्लूम, जो नासा के अनुसार बर्फ को पिघलाने के कारण बर्फ की चादर के नीचे झील और नदियों का निर्माण को समझाता है। क्वेश्चन नंबर 47। किस राज्य की सरकार ने भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत को डीएसपी के तौर पर नियुक्त करने जा रही है? जो उस टाइम का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किया था? ये आपका पंजाब ने किया था, आपको इतना तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकते हैं, हरमनप्रीत जो है ना, इसे कब दिया गया था? आपका अर्जुन पुरस्कार 2017 में दिया गया था। यही ट्रेंड चल रहा है, वर्तमान में जो फेमस खिलाड़ी है उनके पुराने पुरस्कार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 11 अगस्त 2017 को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की शारीरिक गतिविधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। उस टाइम की बात है ये आपका। मिल्खा सिंह को है ना बच्चों, एक दिन धावक थे भारत के, ठीक है, जो एशिया खेल 1958 और 1962 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत की प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। उस टाइम की बात है, अहमदाबाद शहर को यूनेस्को द्वारा प्रथम विश्व विरासत टैग घोषित किया था, जिसकी यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1945 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम हमारा क्वेश्चन आज की सीरीज का, जो 2017 5/12/2017 सेकंड शिफ्ट का अंतिम क्वेश्चन है, सेट नंबर 2 का। किस शहर में चीन ने अपना प्रथम साइबर न्यायालय लोकार्पित किया है? क्वेश्चन नंबर आपका 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होंगजो। चीन ने अपना प्रथम साइबर न्यायालय वर्ष 2017 में होंगजो शहर में स्थापित किया था। इतना आपको पता होना जरूरी है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा मैसेज कमेंट बॉक्स में अवश्य करें कि आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक के लिए चाहिए और कौन कौन से आपके टॉपिक ठीक से कराने हैं मुझे। थैंक यू।